हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया यूट्यूब चैनल पर। यही समय है आगे बढ़ने का। इस चैनल पर हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ उनकी लोकेशंस को मैप पे देखते हैं, जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग हम काफ़ी अच्छे रूप से कर सकें। आज का टॉपिक रिलेटेड रहेगा, क्या है इज़राइल और फ़लस्तीन या फ़िलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट, या अरब इज़राइल का क्या कॉन्फ्लिक्ट है। इस लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे, बट पूरी हिस्ट्री के साथ जानते हुए इसको डिस्कस करेंगे तो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। इसलिए इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज पार्ट 1 आएगा एंड कल पार्ट 2 आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंटेंट क्या रहेंगे, बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे। इसमें 1948 अरब इज़राइल वॉर को डिस्कस किया जाएगा, सुएज वॉर को डिस्कस किया जाएगा जो कि 1956 में हुआ था, 6 डे वॉर जो 1967 में हुआ था, उसके बाद यौम किप्पुर वॉर और अक्टूबर वॉर 1973 का, देन कैंप डेविड अकॉर्ड्स 1979 या जिसे 1979 इजिप्ट इज़राइल पीस ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। अभी का स्टेटस क्या है वहाँ पर। फिर ओस्लो अकॉर्ड के बारे में आपने सुना ही होगा। तो 93 एंड 95 में 2 ओस्लो अकॉर्ड्स हुए थे, उनमें क्या है हम ये जानेंगे इस पूरे लेक्चर में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो ये टाइमलाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड इसके थ्रू जाएंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट इससे पहले हम जान लेते हैं कि मिडिल ईस्ट है क्या चीज़, किसे बोलते हैं मिडिल ईस्ट। तो सिंस 1945 द रीजन हैज़ बीन एम्ब्रॉल्ड इन द वॉर्स एंड सिविल वॉर्स। तो अगर यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो 1945 के बाद से ही इस रीजन में कंटिन्यू वॉर्स होते रहे हैं और सिविल वॉर्स होते रहे हैं। वॉर्स दूसरी कंट्रीज़ के साथ एंड सिविल वॉर्स वी नो दैट कि विद इन द कंट्री। एंड क्या है अभी मिडिल ईस्ट जान लेते हैं। तो ट्रेडिशनल जो मिडिल ईस्ट था उसमें 16 नेशंस आते थे। 16 नेशन कौन कौन से थे वो, टर्की, सिप्रस, लेबनन, इज़राइल, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन। ठीक है। एंड सूडान को भी कभी कभी ये लोग मिडिल ईस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो हम लोग इनकी मैप पे एक बार लोकेशन देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें समझने में थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। ईरान देखिए आप, ठीक है, टर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनन, सिप्रस एंड इजिप्ट और समटाइम्स सूडान, ये वाला पोर्शन। ठीक है। तो ये कंट्रीज अगर मैं आपको मतलब मैप में दिखाना चाहूँ तो ये अपना रहा प्यारा भारत एंड ये रहा मिडिल ईस्ट का अरब कंट्रीज। ठीक है, उसी का ये जूम पोर्शन यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने स्लाइड पे। अभी का मॉडर्न मिडिल ईस्ट में क्या है, अभी के मॉडर्न मिडिल ईस्ट में 5 अरब कंट्री और जोड़े जाते हैं। अरब कंट्री कौन से हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, मॉरिशनिया। ये 5 कंट्रीज़, ये कहाँ के कंट्रीज़ हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। आपको दिखा देता हूँ मैप में। ये अफ्रीकन कंट्री मॉरिशनिया, मॉरिशनिया एंड मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया एंड लीबिया एंड इजिप्ट तो पहले से ही है इसमें, एंड सूडान को भी कंसीडर किया ही जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये 21 कंट्रीज़ हो गए। नॉन अरब स्टेट्स कौन से हैं मिडिल ईस्ट में वो देख लेते हैं। तो ईरान, टर्की एंड इज़राइल, ये 3 जो हैं ये क्या है, नॉन अरब स्टेट हैं। याद रखिए, अरब अलग है, मिडिल ईस्ट अलग है। तो अरब कौन, नॉन अरब कौन से हो जाएंगे, तो यहीं पर अगर हम देखेंगे तो किसको इसको हटाना है, टर्की को हटाना है, ईरान को हटाना है एंड इज़राइल को हटाना है। तो इन 3 कंट्री को अगर हम हटा दें तो दीज आर द नॉन अरब स्टेट्स। ओके, दीज 3 कंट्रीज। एंड ईरान के अंदर तो हाई माइनॉरिटी है अरब्स की, जो अरब में रहने वाले लोग हैं उनके तरह के माइनॉरिटी हैं वहाँ पे। ठीक है। एंड अरब वर्ल्ड किसे बोलते हैं, तो दीज आर द ग्रुप ऑफ 22 मेंबर ऑफ द अरब लीग। जिस तरह से अफ्रीकन लीग है, यूरोपियन लीग है, इस तरह से अरब वर्ल्ड बना हुआ है, जिसे अरब लीग बोल सकते हो आप। तो अरब स्टेट आउटसाइड द मिडिल ईस्ट, तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो अरब, ये मिडिल ईस्ट से बाहर है। मिडिल ईस्ट में हमने अभी डिस्कस किया कि टोटल हो जाएंगे 21 कंट्रीज। तो इनसे बाहर भी कुछ हैं, जिबूती, सोमालिया, सूडान एंड कोमोरोस। ठीक है, जिबूती, सोमालिया, सूडान एंड कोमोरोस देख लेते हैं मैप पर। या सोमालिया, जिबूती, सूडान
एंड कॉमरोस बताइए कहाँ पर है? कॉमरोस ये रहा, इंडियन ओशन में आइलैंड कंट्री है कॉमरोस, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको वैसे भी ये सारी कंट्रीज़ क्या दिखा रहा है? ये अरब वर्ल्ड दिखा रहा है या अरब यूनियन बोल सकते हैं। जहाँ पीछे अभी डिस्कस किया कि ये सारी कंट्रीज़, ईरान नहीं काउंट होगा अरब में, टर्की नहीं काउंट होगा अरब में, एंड इसराइल यहाँ पे नहीं काउंट होगा अरब में। बाकी जो कंट्रीज़ आपको ग्रीन शेडेड दिख रही हैं, दीज आर अरब वर्ल्ड, ओके। तो ये स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई है मे बी। यस, एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका बिटवीन नॉर्थ ईस्ट मोजाम्बिक एंड मदागास्कर मैंने आपको बता दिया। एंड मोरक्को इज़ द ओनली अफ्रीकन कंट्री विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द अरब यूनियन बिकॉज ऑफ द इट्स डिस्प्यूट with the Western Sahara. SATR is not part of the Arab League because of the AS support to Morocco. तो मोरक्को जो है वो ऐसा अफ्रीकन कंट्री है जो पार्ट नहीं है AU का, ठीक है। इस पार्ट में मैंने मोरक्को शायद आपको बता दिया था, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द अरब यूनियन। जिबूती, सोमालिया, सूडान एंड कोमोरोस। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा टर्म आप याद रखेंगे तो कॉन्सेप्ट को समझने में आपको आसानी होगी। तो इम्पोर्टेंस क्या है मिडिल ईस्ट की? वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्या इंटरेस्ट है? वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब कौन सी हो जाएंगी? यूएसए हो जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे? ऑयल। हम सभी जानते हैं अरब कंट्रीज़ ऑयल के लिए फेमस है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑयल मिलता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस पे होगा? ऑयल पे होगा। एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड। अब जो स्वेज कैनाल जाती है वहाँ से, तो ये ट्रेड का रूट हो जाता है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बन जाता है इनका, ठीक है। एंड टू डिफेंस द अगेंस्ट कम्युनिज्म, कम्युनिज्म से लड़ने के लिए भी। अब कम्युनिज्म आपको पता होगा कि क्या है, एक तरह की विचारधारा है, रशिया के द्वारा प्रोपेगेट की जाती है और भी कंट्रीज़ के द्वारा प्रोपेगेट जाती है। चाइना एक जीता जाता है एग्जांपल है। एंड कंट्रोल ऑफ द स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल के बारे में बताया भी मैंने आपको। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द इसराइल, अरब कंट्रीज़ क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द इसराइल, इसराइल को डिस्ट्रक्ट करना है। क्रिएटेड इन 1948 बाई यूएन, यूएन के द्वारा इसराइल को क्रिएट किया था 1948 में। एक्चुअल में ज्यूज़ जो थे, ज्यूज़ पहले यहाँ पे रहते थे, इनको यहाँ से रोमन्स के द्वारा बाहर निकाला गया था, वो सब जानेंगे आगे चल के हिस्ट्री बैकग्राउंड में। तो और 4 वॉर्स हुए थे 1948, 49 में, 56 में, 67 में एंड 73 में। टाइमलाइन याद रखना है, 48, 49, 56, 67 एंड 73, ठीक है। देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिटी ऑफ अरब्स, वो चाहते हैं पॉलिटिकल यूनिटी हो अरब्स की एंड इकोनॉमिक यूनिटी भी हो अरब्स की, ठीक है। एंड टू फॉरेन इंटरफेरेंस एंड न्यू कॉलोनिज्म, न्यू कॉलोनिज्म अगर वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल, जैसे पहले क्या था, कॉलोनी बनाते थे, ठीक है। लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे सबने कॉलोनी बनाया हुआ था, ठीक है। तो कॉलोनी मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल भी उन्होंने ले रखा था और इकोनॉमिक कंट्रोल भी ले रखा था। न्यू कॉलोनिज्म क्या है? इकोनॉमिक कंट्रोल वो किसी तरह से अपने तरफ ले रखे हैं, ठीक है, एंड पॉलिटिकल कंट्रोल छोड़ दिया उन कंट्रीज़ के ऊपर, तो इस तरह से वो कंट्री कहलाएगी न्यू कॉलोनिज्म के अंडर, ठीक है। तो इस तरह से बचने के लिए अरब यूनिटी बनी थी। तो अरब यूनिटी किस वजह से क्यों है ये? बिकॉज जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं दे स्पीक द अरेबिक लैंग्वेज एंड ऑल आर मुस्लिम्स, ठीक है। एंड एक्सेप्ट द हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द लेबनन, लेबनन में जो हाफ पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं सब में मुस्लिम्स ही हैं। एंड मोस्ट अरब स्टेट्स आर अगेंस्ट इसराइल, जो भी अरब स्टेट हैं अगेंस्ट हैं इसराइल के। फेवर डिस्ट्रक्शन ऑफ द इसराइल एंड आर नॉन पैलेस्टीनियन अरब्स एंड प्रो पैलेस्टीनियन अरब्स, ठीक है। सबके सब चाहते हैं कि फ़लस्तीन बने, मतलब अरब कंट्री क्यों फ़लस्तीन का सपोर्ट करते हैं, यहाँ से क्लियर होता है, ठीक है। एंड ये इंटरेस्ट की वजह से, वेस्टर्न इंटरेस्ट अलग है, वेस्टर्न सपोर्ट करता है इसराइल को एंड अरब सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीन को, याद रखना है आपने। वेस्टर्न में सबसे बड़ा एग्जाम्पल सपोर्ट करने वाला कौन है? यूएसए, वी नो दैट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल वांटेड सब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन लाइक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड अटेम्प्ट एट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन अमंग द अरब स्टेट्स, पीछे बात कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, डिसयूनिटी भी है कुछ अरब कंट्रीज़ के बीच में भी, वो क्या है देख लेते हैं। तो नेशनलिस्ट जो हैं अगेंस्ट जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया, जो नेशनलिस्ट हैं कहाँ पे? अरब्स में, वो जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट हैं बिकॉज दे वर रूल्ड बाई प्रो वेस्ट कंट्री कंजर्वेटिव रॉयल फैमिलीज। तो जो नेशनलिस्ट हैं अरब कंट्रीज़ में, उनको रूल किया गया था वेस्टर्न कंजर्वेटिव रॉयल फैमिलीज़ के द्वारा। तो वो अगेंस्ट हैं किसके? जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है,
ठीक है। तो दिस वाज स्पेशली ट्रू ऑफ नेशनलिस्ट इन सीरिया एंड इजिप्ट होवर सोशलिस्ट। तो सीरिया एंड इजिप्ट में जो नेशनलिस्ट थे और वो जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट मतलब समाज का कल्याण करने वाले में से, ठीक है। तो ये प्रो वेस्टर्न विचारधारा थी इस टाइप की। और तो इनमें जो वेस्टर्न थे वो जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया का विरोध करते थे। ओके। एंड नेशनलिस्ट वर अगेंस्ट द इजिप्ट, नेशनलिस्ट अगेंस्ट थे किसके? इजिप्ट के। पोस्ट 1979 कैंप डेविड अकॉर्ड, कैंप डेविड अकॉर्ड के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो ट्रीटी हुई थी इसराइल और इजिप्ट के बीच में, विच लेड टू इजिप्ट रिकग्नाइजिंग इसराइल। तो इजिप्ट ने रिकग्नाइज कर लिया था इसराइल को, ठीक है। इसराइल को ये लोग रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे थे अरब कंट्रीज। रेस्ट ऑफ अरब, क्योंकि ये बनाया गया था यूएन के द्वारा, ज्यूज काफ़ी आके वहाँ पे सेटल हो गए थे, उससे पुराना बैकग्राउंड पे जानेंगे हम। द रेस्ट ऑफ अरब स्टेट टर्न अगेंस्ट द प्रेसिडेंट सदत एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई राइट विंग इजिप्टियन नेशनलिस्ट इन 1981। तो 1981 में जो सदत वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे इजिप्ट में, उनको एग्जीक्यूट कर दिया था राइट विंग इजिप्टियन नेशनलिस्ट ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा करंट टॉपिक, अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो बैकग्राउंड हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, यहाँ पे इमेज में भी दिखाया हुआ है, स्टेट ऑफ इसराइल इज़ बॉर्न इन 1948। और फ़लस्तीन दे सकते हैं, फ़लस्तीन पहले पूरा कंट्री कंप्लीट यहाँ पे फ़लस्तीन था, फ़िलिस्तीन जिसे हिंदी बोलते हैं। 1946 की सिचुएशन है ये, ठीक है। तो वाई इसराइल क्रिएटेड इन 1948, इसराइल का को क्यों बनाया गया 1948 में, तो इसकी हिस्ट्री क्या है पीछे वो देख लेते हैं। क्या हुआ था पहले 71 एडी में, मतलब अगर बात करें 71 एडी की, ये कब होगा? लाइक इससे पहले बीसी चलता था, ठीक है। तो बीसी के बाद जब आया तो 71 ईयर जो रहा होगा, 71 रहा होगा, फिर 1071 आया होगा, फिर ऐसे करके 2020 है अभी। तो 71 एडीज में ज्यूज जो थे ड्रिवन आउट ऑफ द पैलेस्टीन, वो पैलेस्तीन में कौन रहते थे? ज्यूज रहते थे, ज्यूज रिलीजन को मानने वाले, बाई रोमन्स, रोमन्स ने उनको बाहर निकाल दिया था। एंड दे सेटल्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जाके जो ज्यूज थे ये अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के रहने लगे, एंड इंक्लूडिंग यूएस ऑल्सो, यूएस में भी ये गए थे, यहाँ पे भी रहने लगे थे। एंड ओवर द ईयर्स मैनी ज्यूज रिटर्न फ्रॉम द एग्जाइल। और कुछ सालों बाद फिर थोड़े धीरे धीरे ज्यूज जो हैं वापस लौटने लगे, कहाँ पर? पैलेस्टीन में। फिर क्या हुआ? वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी, कब? 1897 में। 1897 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो वो चाहते थे कि जो ज्यूज हैं वो रिटर्न करें अपने होमलैंड पे। होमलैंड क्या था? पैलेस्टीन, ठीक है। एंड फॉर्म अ ज्यूइश स्टेट ऑफ देयर ओन, और वहाँ पे जाके एक ज्यूइश स्टेट बनाया जिसका नाम बाद में क्या पड़ा? इसराइल पड़ा, ठीक है। प्रॉब्लम वॉज पैलेस्टीन वॉज नाउ इनहेबिटेड मेनली बाई अरब्स। अब प्रॉब्लम क्या थी? पैलेस्टीन में मेनली अरब्स रहने लग गए थे, ठीक है। ये हुआ था। और क्या रीज़न रहा? नाजी का परसिक्यूशन, सब जानते हैं हिटलर के बारे में। तो हिटलर, वहाँ पर भी ज्यूज़ गए हुए थे, तो हिटलर ने वहाँ पे ज्यूज़ का बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन किया, बहुत प्रताड़ना की। होलोकास्ट करके नाम सुना होगा आपने। एक चैम्बर के अंदर उनको बंद कर देते थे, गैस चैम्बर के अंदर, उसके बाद जहरीली गैस छोड़ते थे और हज़ारों लाखों की संख्या में एक साथ ज्यूज़ को वो मार देते थे। तो दिस रिजल्टेड इन हाई इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजी यूरोपियन ज्यूज़। तो यूरोपियन ज्यूज़ जो वहाँ के रेफ्यूजी बन गए थे, वहाँ से भग कर आए थे, तो वो लुकिंग फॉर अ होम, तो वो भागकर कहाँ पर आए? पैलेस्टीन में आए। एंड बाय 1940, 1940 के आसपास में ही हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पैलेस्टाइन वाज ज्यूइश। तो 1940 आते आते जो पैलेस्टीन में रहने वालों की संख्या थी उसमें से आधे लोग पूरे के पूरे क्या थे? ज्यूइश थे। एंड डिमांड फॉर इसराइल एज अ सेपरेट स्टेट ग्रू। तो अब इसराइल के बनाने की डिमांड बढ़ने लगी। तो रोमन का यहाँ पे परसिक्यूशन आप देख रहे हैं, रोमन टाइम पे इस पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है कैसे ज्यूइश को वो यहाँ से भगा रहे हैं। एंड नेक्स्ट में आपको हिटलर की फ़ोटो दिखाई हुई है जहाँ पर ये होलोकास्ट उन्होंने किया था, ज्यूज़ का बहुत बड़ा कांड हुआ था। अब बात करते हैं क्रिएशन ऑफ इसराइल। तो हाउ क्रिएशन ऑफ द इसराइल बिकम इनएविटेबल एंड हाउ मिडिल पाथ सोल्यूशन फेल्ड। मिडिल पाथ सोल्यूशन क्या था कि इसराइल एंड फ़लस्तीन दोनों बना दिया जाए। तो ब्रिटेन क्या बोल रहा था? आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध प्रथम के बाद ब्रिटेन गॉट पैलेस्टीन एज अ मैंडेट। तो ब्रिटेन को पैलेस्तीन के ऊपर एक तरह से अधिकार मिल गया था एज अ मैंडेट। यूएन उस टाइम पे तो नहीं थी, लीग नेशन थे, लीग ऑफ नेशंस, उसके थ्रू मिला था। इन 1917 में क्या हुआ कि ब्रिटेन सेड इट फेवर्ड क्रिएशन ऑफ इसराइल। ब्रिटेन ने बोला कि ये फेवर कर रहा है इसराइल के क्रिएशन के लिए।
बट इसको अपोज किसने किया होगा? अरब ने किया होगा, हम सभी जान रहे हैं स्टार्टिंग से। हो वांटेड एन इंडिपेंडेंट यूनाइटेड पैलेस्टीन अंडर अरब्स, तो वो क्या चाहते थे कि पैलेस्टीन बन जाए और वो अरब यूनियन या अरब के साथ मिले। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा। जियोनिस्ट टेररिज्म क्या चल रहा था? स्टार्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जियोनिस्ट टेररिज्म चालू किया, उन्होंने आतंक फैलाना चालू कर दिया। और जियोनिस्ट कौन थे? ये ज्यूस जो बनाना चाहते थे इसराइल, वहाँ पे टारगेटिंग अरब, अरब को टारगेट कर रहे थे और ब्रिटिशर्स को टारगेट कर रहे थे जो अपोज कर रहे थे ज्यूइश इन्फ्लक्स को इन द प्रेशर ऑफ द अरब स्टेट। अब ब्रिटिशर्स भी कुछ क्यों अपोज कर रहे थे? कुछ लोग थे जो अरब के प्रेशर की वजह से अपोज कर रहे थे कि इसराइल नहीं बनना चाहिए। तो ये जियोनिस्ट ने क्या किया? टेरर चालू कर दिया अरब के अगेंस्ट एंड वो उन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो अपोज कर रहे थे कि इसराइल ना बने। ठीक है, एंड यूएस प्रेशर ब्रिटेन टू अलाउ ज्यूज एंटर द पैलेस्टीन। बट यूएस क्या कर रहा था? प्रेशर कर रहा था ब्रिटेन को कि वो अलाउ करे ज्यूज को कि वो एंटर कर सकें फ़िलिस्तीन में या पैलेस्टाइन में। या दिस इज द इमेज दैट स्टेट ऑफ इसराइल इज बॉर्न। यहाँ पे हम देखेंगे तो यूएन ने क्या किया? क्रिएट कर दिया इसराइल को 1948 में। ठीक है, 1948 तक यूएन बन चुका था पहले ही। एंड ब्रिटेन को बोला, ब्रिटेन ने यूएन से बोला कि वो उसकी हेल्प करे इसराइल के क्रिएशन में, बिकॉज वहाँ पे जो पीस मेंटेन करने के लिए उसको अपनी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय करनी थी, वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, उसको वो नहीं बियर कर पा रहा था। ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पीस। 1947 में यूएन ने क्या किया? वोटेड टू डिवाइड द पैलेस्टीन इनटू 2 हाफ्स। पैलेस्टीन को उसने 2 हाफ्स में डिवाइड करने का निर्णय लिया यूएन ने इन 1948, और ब्रिटेन वहाँ से 1948 में निकल गया। तो ये येलो वाला पोर्शन पैलेस्टीन को दिया गया एंड ऑरेंज वाला पोर्शन इसराइल को दिया गया। ठीक है, इस तरह का यूएन का रेजोल्यूशन था। अब पहला वॉर क्या हुआ? 1948 में अरब इसराइल वॉर हुआ। जैसे ही ये बनाया यूएन ने, तो क्या हुआ? इमीडिएटली आफ्टर द क्रिएशन इसराइल वाज अटैक्ड बाई, किसने किसने अटैक किया? सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट एंड लेबनान। सारे लोकेशंस हम पहले भी देख चुके हैं मैप में कि जो अरेबियन पेनिनसुला है इस तरह से। ठीक है, एंड इस तरह से अगर हम टर्की ऊपर बना दें तो सीरिया कुछ यहाँ पर आ जाएगा, फिर इराक यहाँ पर आ जाएगा एंड जॉर्डन यहाँ साइड में आ जाए, सॉरी जॉर्डन यहाँ नहीं, यहाँ लेबनान हो गया एंड जॉर्डन कुछ यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया है, मैप में दिखा दिया जाए क्या आपको? वेट, ओके इसी में बताता हूँ। ठीक है, या अफ्रीका ऐसे आएगा, सॉरी हाँ इस तरह से है ना। तो ये अपना इंडिया हो जाता है एंड ये अफ्रीका हो जाएगा पूरा, इसको छोड़ते हैं अभी, और ये हो जाएगा अरेबियन पेनिनसुला बोल सकते हो इसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अब बात कर लेते हैं कि इसराइल कहाँ पे होगा। ये टर्की वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो इसराइल कुछ यहाँ पर है इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, ऊपर लेबनान हो जाएगा, यहीं पे सीरिया हो जाएगा, यहाँ पर इराक हो जाएगा और इधर जॉर्डन हो जाएगा। तो इन कंट्रीज़ के द्वारा अटैक किया गया किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर, जैसे ही उसको 1948 में यूएन ने क्रिएट किया। ठीक है, एंड इजिप्ट ऑल्सो। इजिप्ट कहाँ पर है? इजिप्ट ये सिनाई पेनिनसुला, ये जो स्वेज कैनल जहाँ से जाती है ना, वो वाला पोर्शन इजिप्ट का हो जाएगा। पीछे मैप में आपने देखा होगा। तो रिजल्ट क्या रहा इसका जब अटैक किया गया? तो इजिप्ट के साथ क्या हुआ? तो इसराइल ने वापस कैप्चर कर लिया इजिप्टियन का पार्ट ऑफ द इलियट। ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम द पैलेस्टीन एज देयर वाज अ रेफ्यूजी एक्सोडेड ड्यू टू इसराइल ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ पैलेस्टाइन। तो इजिप्ट के साथ क्या हुआ? इजिप्ट का इलियट वाला पार्ट तो इसराइल ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ? उसको रेफ्यूजी की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो पैलेस्टीनियन से जो अरब वहाँ पे रहने लगे थे। ठीक है, या पैलेस्टीनियन कंट्री को जो बनाना चाहते हैं वो लोग भाग के आने लगे, बिकॉज वहाँ पे क्या कर रहे थे? इजरायली उनका ब्रूटल
ट्रीटमेंट कर रहे थे, ठीक है, अत्याचार कर रहे थे उनके ऊपर। तो ये रेफ्यूजी की समस्या हो गई इजिप्ट के साथ कि वहाँ पर रेफ्यूजीज आने लगे। इजराइल ने क्या किया, कैप्चर कर लिया 3/4 पार्ट ऑफ द पैलेस्टीन। पैलेस्टीन का 3/4 पार्ट उन्होंने पहले ही कवर कर लिया। इस वाले पार्ट में देखिए इतना पार्ट दिया गया था, और इस वाले पार्ट में इजराइल ने पैलेस्तीन का 3/4 पार्ट कवर कर लिया। एंड मोर देन व्हाट वाज गिवन बाय यूएन ने जितना दिया था, यूएन ने तो आधा दिया था, बट उसने पैलेस्तीन का 3/4 पार्ट कैप्चर कर लिया, ठीक है। फिर जेरूसलम क्या हुआ, जेरूसलम वाज कैप्चर्ड बाय द इजराइल। जो जेरूसलम का मुद्दा अभी भी है, जेरूसलम को दोनों पवित्र मानते हैं, इजराइल भी और पैलेस्टीन भी। तो जेरूसलम को कैप्चर कर लिया किसने, इजराइल ने, जो कि किसमें, वेस्ट जेरूसलम वाला। एंड जॉर्डन को भी कैप्चर कर लिया, एंड सॉरी, जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया ईस्ट जेरूसलम को। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे, जेरूसलम में दो पार्ट है, वेस्टर्न जेरूसलम कैप्चर किया इजराइल के द्वारा, एंड जॉर्डन ने कैप्चर किया ईस्टर्न जेरूसलम को। जॉर्डन इस साइड में है, ठीक है, एंड इजराइल इस साइड में। तो जेरूसलम का इस वाला पार्ट इजराइल ने, एंड इधर वाला पार्ट जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया। वेस्ट बैंक के साथ क्या हुआ देख लेते हैं। वेस्ट बैंक का आपको लोकेशन दिखाई हुई है, तो ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है इसे वेस्ट बैंक बोलते हैं अभी। तो इट इज़ द पैलेस्टीनियन टेरिटरी। तो ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी बची थी उस टाइम पे जो यूएन ने दी थी उनको। एंड वेस्ट ऑफ द रिवर ऑफ जॉर्डन, पिछले लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है, इट वॉज कैप्चर्ड बाय द जॉर्डन। कैप्चर्ड किसने कर लिया इसको, वेस्ट बैंक को जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन द अरब। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया अरब के बीच में, बिकॉज जॉर्डन क्या चाहता था, वो वेस्ट बैंक को अपने लिए चाहता था कि मैं अपने में मिला लूँगा इसे, ठीक है। फिर और दूसरे प्रॉब्लम्स क्या हुए, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हो गया, सीरिया में भी जाने लगे रेफ्यूजीज, इराक में भी जाने लगे, जॉर्डन में भी जाने लगे, इजिप्ट में भी जाने लगे, एंड लेबनान में भी जाने लगे, ठीक है। क्यों, कौन जाएंगे, पैलेस्टाइन वहाँ से एज अ रेफ्यूजी इन सारी कंट्रीज़ में जाने लगे, बिकॉज इसराइल वहाँ पे उनका ब्रूटल ट्रीटमेंट कर रहे थे। प्लाइट ऑफ पैलेस्टीनियंस, ठीक है, उनका क्या प्रॉब्लम हुआ, नाउ मोस्ट ऑफ द देम लिव्ड इन द रेफ्यूजी कैंप्स। रेफ्यूजी बन के वो जाने लगे थे सारी कंट्रीज़ में, तो वो रेफ्यूजी कैंप्स में रहने लगे। मैनी फाउंड देमसेल्फ नाउ लिविंग अंडर द इसराइल एंड जॉर्डन। तो वो इसराइल या जॉर्डन के अंडर में रहने लगे उनके रेफ्यूजी कैंप्स में। फिर बात करते हैं, स्वेज वॉर हुआ। तो पहला वॉर हो गया 1940 वॉर में, और 1948 में, सॉरी, एंड नेक्स्ट वॉर हुआ, फिर स्वेज वॉर हुआ 1956 में। क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल बताया ना, ये वाला स्वेज कैनाल, ठीक है, ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का इधर आ जाता है, और इजिप्ट का बाकी पोर्शन इधर अफ्रीका में आ जाता है। तो बीच वाला जो पोर्शन है इसमें स्वेज कैनाल बनाया गया। तो ये कब ओपन हुआ था, 1869 में, याद रखिएगा 1869 में हुआ था ये ओपन, ठीक है। अपने यहाँ 1857 की क्रांति हो गई थी, उसके बाद 1869 आया होगा, तब बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंग्लो फ्रेंच कंट्रोल ऑफ द स्वेज, तो इस टाइम पे क्या था, इजिप्ट के बीच में था, इजिप्ट का ही पार्ट था ये, बट इस पे इजिप्ट नहीं कंट्रोल कर रहा था। कौन कंट्रोल कर रहे थे, एंग्लो एंड फ्रेंच। कैसे, बिकॉज इजिप्ट क्या कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा था इस टाइम पे अपनी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द 1875, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन करते करते वो बैंकरप्ट हो गया, पैसे नहीं बचे इसके पास, दिवालिया घोषित कर दिया इसने अपने आप को 19th सेंचुरी में, ठीक है, तो 1800 वाली सेंचुरी में। एंड हैंस सेल हिज शेयर होल्डिंग, तो शेयर होल्डिंग जो थी वो ब्रिटिश को उसने सेल कर दी। तो सिंस 1875 कंट्रोल ऑफ द कैनाल, फ्रांस एंड ब्रिटेन उसको कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। एंड देन इजिप्ट वॉज कॉलोनाइज बाय ब्रिटेन, फिर इजिप्ट को कॉलोनाइज कर लिया था ब्रिटेन ने। इट गेन इंडिपेंडेंस इन द 1920, उसके बाद 1922 में उसको उससे फ्रीडम मिली ब्रिटेन से। बट ब्रिटिश ट्रूप्स जो थी वो रिमेन टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द कैनाल। तो ब्रिटिश की जो ट्रूप्स थी यहाँ डिप्लॉय रहीं कैनाल को कंट्रोल करने के लिए। अब कैनाल की इंपॉर्टेंस पहले ही बता चुका हूँ, मेन ट्रेड रूट था ये, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस इस कैनाल ने कवर कर दिया था। जो अफ्रीका से होके नीचे से जाते थे वो शॉर्टेस्ट रूट अप्लाई करने लगे थे, तो मेजर ट्रेड रूट था। और ट्रेड जब होगा तो इकोनॉमी डेवलप होगी, तो उसको कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिश, बिकॉज सबसे पहले वही डेवलप हुआ था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वी ऑल नो दैट। तो स्वेज वार की बात करें, 1956 में जो स्वेज वार हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। तो कर्नल नासर आ गए थे कहाँ पे, इजिप्ट में, विद द डिमांडेड दैट द ब्रिटेन शुड इवैक्यूएट द स्वेज कैनाल। तो 1922 में क्या हुआ, इजिप्ट इंडिपेंडेंट हुआ। 1956 में कर्नल नासर आए वहाँ पे, उन्होंने डिमांड की कि ब्रिटेन जो है अब छोड़ के चला जाए कैनाल को, अब हम कंट्रोल करेंगे। तो फिर क्या हुआ, 1956 में ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और इसराइल ने अटैक कर दिया इजिप्ट के ऊपर कि नहीं खाली करेंगे। तो रीजंस क्या रहे इसके पीछे, कर्नल नासर जो थे वो एंटी वेस्ट पॉलिसीज़ थी उनकी, एंड हिज प्रो पैलेस्टीन स्टैंस।
तो एंटी वेस्ट पॉलिसीज थी तो ब्रिटेन के खिलाफ हो गई। प्रो पैलेस्टीन स्टैंड था तो किसके अगेंस्ट हो गए, इसराइल के, बिकॉज इसराइल क्या चाह रहा था कि अब हम रहेंगे यहाँ पे, पैलेस्टीनियन नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नल नासिर हैड ऑर्गेनाइज द फिदाइंस, तो फिदाइंस अटैक करवाने लगे थे किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, बॉम्बिंग करवाते थे एंड मर्डर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो रिजल्ट क्या हुए इस वॉर के, तो सुएज वॉर मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन द इजिप्ट, तो इजिप्ट के ऊपर जो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बचा हुआ था, ठीक है, आज़ादी के बाद भी, वो ख़त्म हो गया इस वॉर के बाद। पॉजिटिव फॉर इसराइल, इसराइल के बाद क्या, इसराइल को क्या फ़ायदा बोला, इसने सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लिया इजिप्ट का। ठीक है, अभी दिखाएंगे आपको। यूज इट एज अ लेवरेज इन द पीस टॉक्स एंड देयर वॉज टेम्परेरी सेसेशन ऑफ फिदाइन अटैक्स ऑन इट्स टेरिटरी, तो क्या हुआ, इसको इन्होंने फिर इसको यूज़ किया किस तरह से, पीस टॉक की तरह नेगोशिएट करने के लिए, कि अगर आप फिदाइन एक्ट अपने जो अटैक है वो बंद नहीं कराओगे इजिप्ट के, तो हम सिनाई पेनिनसुला वापस नहीं देंगे। ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब यही हुआ। सीज फायर हो गई। यूएसए एंड सोवियत यूनियन यू नो दैट ना, यूएसएसआर जो आज का रसिया है, ठीक है, mediated a ceasefire by working along with the United Nations and Israel returned Sinai Peninsula to Egypt। तो इस वॉर में इजिप्ट ने वापस कर दिया सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को। ठीक है, एंड स्वेज एंड ऑयल सप्लाई का क्या रीजन रहा और स्वेज कैनाल पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो ब्रिटिश एंड फ्रेंच फेल टू अचीव देयर वॉर एम्स, तो ब्रिटेन एंड फ्रेंच को यहाँ पे उनके वॉर एम्स नहीं मिले। ठीक है, इजिप्ट ब्लॉक द स्वेज कैनाल टिल 1957, तो इजिप्ट ने वहाँ पे जीत लिया था एंड स्वेज कैनाल को उसने ब्लॉक कर दिया 1957 तक। ठीक है, तो 1956 में वार हुआ था एंड 1957 तक। एंड अरब स्टेट डिक्रीज ऑयल सप्लाई, अरब स्टेट जो थे उन्होंने ऑयल सप्लाई को डिक्रीज कर दिया टू द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, एंड फिर फिफ्थ रिजल्ट क्या रहा, रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ गया वहाँ पे, देयर वाज इंक्रीज इन द रशियन इन्फ्लुएंस इन द रीजन एज द यूएस एंड यूएस एड वाज रिप्लेस बाय द रशियन एड। अब यूएस जो एड पहले मिल रही थी इराक वगैरह में, वो रिप्लेस कर दी गई किसके द्वारा, रशियन के द्वारा। एंड ऑल्सो ब्रिटिश लॉस्ट एन एलाई इन फॉर्म ऑफ इराक, ब्रिटिश जो इराक जो एलाई था ब्रिटिश का, वो ब्रिटिश ने अब खो दिया। अरब यूनिटी क्या हुई, अंडर द नासिर, नासिर कहाँ का था, इजिप्ट का था, है ना। तो द ईयर ऑफ 1956 दस मार्क द इमरजेंस ऑफ अ न्यू फेस ऑफ द अरब यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ कर्नल गमाल अब्देल नासिर। इंडिया का क्या स्टैंड रहा, इंडिया सपोर्ट कर रहा था एंटी न्यू कॉलोनिज्म, इंडिया सपोर्ट किसको कर रहा था कि न्यू कॉलोनिज्म नहीं होना चाहिए, किसका, इजिप्ट का, इजिप्ट भी अपोज कर रहे थे इस चीज़ को। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू शेयर्ड गुड रैपर्ट विद द कर्नल नासिर। ठीक है, बोथ ऑफ देम अलॉन्ग विद द लीडर्स लाइक नकमरा ऑफ घाना एंड इन सारे लीडर्स के साथ, इंडोनेशिया के लीडर्स के साथ, यूगोस्लाविया के लीडर्स के साथ एंड इजिप्ट के लीडर के साथ, इन लोगों ने नाम मूवमेंट स्टार्ट किया 1961 में। नाम मूवमेंट के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। बस ये था इस नाम मूवमेंट में कि ना हम यूएस का पार्ट बनेंगे, दो गोल बन गए थे, दो पोल बन गए थे उस टाइम पे, एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर। तो नाम मूवमेंट जिसने ज्वाइन किया उसने बोला कि हम किसी के भी पार्ट नहीं बनेंगे। तो आगे के जो वॉर्स बचे हुए हैं, आई थिंक 4 टॉपिक्स बचे हैं इसी के, वो हम डिस्कस करेंगे कल के पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बी पॉजिटिव, बी अवेयर, बी सेफ एंड कीप द एनवायरनमेंट ग्रीन। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।